हाय गाइस, तो जैसे कि हम सब जानते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर को 1 साल से ऊपर हो गया है। और वॉर स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2022 को। और इसमें रशिया का तर्क था कि ये वॉर ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वॉर में लॉसेस बढ़ते गए, तो वर्ड्स में भी चेंजेस आने लग गए। फिर रशिया के ऑफिशियल्स डायरेक्टली ये कहने लग गए कि वॉर है, जैसे कि राइसी ने डायलॉग में भी कहा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, यूक्रेन को नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। प्राइमरली यूएसए का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो यूएसए ने अभी तक $196 बिलियन तक का एड प्रोवाइड कराया है। और ये नंबर अभी बढ़ेंगे, इसके बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि वॉर ख़त्म होने के आसार कहीं भी नहीं दिख रहे। और ये जो एड है ना, वो खाली यूएसए की तरफ से है। अभी हमने इसमें यूरोपियन यूनियन का भी काउंट नहीं किया है। प्लस जो टैंक्स, आर्टिलरी, हावित्जर्स, मैन पैड्स और जो भी डिफेंसिव आइटम्स है जो कि फ्रांस, जर्मनी, यूरोप की पावर्स ने प्रोवाइड कराए हैं, वो तो अभी काउंट भी नहीं करे हैं। तो इससे ये दिखता है कि इनको रशिया के अगेंस्ट कितनी हेट है। हालांकि अभी तक कोई ऑफेंसिव सिस्टम्स प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं यूक्रेन को, जैसे कि फाइटर जेट्स, क्योंकि उससे वॉर एस्केलेट हो सकती है और रशिया से डायरेक्ट यूरोप और रशिया की वॉर मान सकता है। बात करें इंडिया के स्टांस की, तो अभी तक जितनी भी बार यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई है, 90% बार इंडिया न्यूट्रल रहा है। और इसमें जो इंडिया का स्टैचर बढ़ा है ग्लोबल लेवल पे, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऐसे टेक्नोक्रेट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है वो अनमैच्ड है। प्लस जो इनकी स्किल है, 7 से ऊपर लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, और इनकी इंग्लिश भी अमेरिकन से बढ़िया है। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये माइक पॉम्पियो के वर्ड्स हैं, जो कि यूएसए के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुर्सी संभाल रहे हैं, जो कि यूएसए में बहुत बड़ी पोजीशन है। और बात करें कि इंडिया का स्टांस ठीक है या नहीं, तो मेरा पर्सनली ये तर्क है कि इंडिया जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। बाकी आप सबकी कुछ और थिंकिंग होगी या प्रेफरेंस होगी, क्योंकि मेरे लिए तो यूक्रेन वो देश है जो पाकिस्तान को टैंक्स प्रोवाइड करवाता है। और ये वही देश है जो वर्ल्ड लेवल पे बोलता है कि इंडिया पे सैंक्शंस लगाओ। और तब भी इंडिया उन देशों में से है जिन्होंने सबसे पहले एम्बेसी खोली यूक्रेन में। और इंडिया उन देशों में से है जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करी है यूक्रेन को। और बदले में हमें क्या मिला कि इंडिया पे सैंक्शंस लगा दो, रशियन ऑयल मत खरीदो, और पाकिस्तान को हम टैंक्स प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें रशिया पे कोई दूध का धुला नहीं है। बीच में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कि रशियन सोल्जर्स ने बुरी तरीके से रेप किया था, टॉर्चर किया था यूक्रेनियन फीमेल्स को, लेकिन उसके बाद से कोई रिपोर्ट ऐसी मिली नहीं। और उसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन ने इसे ऐसे प्रोपोगेंडा बना के शो करना चाहता हो, जैसे कि यूक्रेनियंस ने T-90 टैंक के साथ करा था। तो बेसिकली जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था, तब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया तो इनके टैंक्स में फ्यूल ख़त्म होने लग गया। फिर रशियन सोल्जर्स उन्हें छोड़ के चले गए, और फिर यूक्रेनियंस ने उन्हें ब्लास्ट करवा के वर्ल्ड लेवल पे शो किया कि हमने T-90 उड़ा दिया, जिससे यूक्रेनियंस का मोरल और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा। और बात करें रशियन टैंक्स की, तो उनके टैंक्स वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स है। हाँ, पता है, कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे फिर उनके टैंक्स इतने डिस्ट्रॉय क्यों हो गए। तो इसका मेन रीज़न है रशियन टैंक्स की लड़ाई फेस टू फेस टैंक से बहुत ही कम हुई है। तो उन्हें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करा है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ने, जैवलिन्स ने। वरना अगर टैंक टू टैंक फाइट होती तो उसमें रशियन टैंक्स आराम से डोमिनेट करते, क्योंकि रशिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैंक्स है, प्लस कैपेबिलिटी वाइज भी बढ़िया है टैंक्स। और बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो मुझे कहीं से वॉर नहीं लग रही। जेलेंस्की का फोटोशूट ख़त्म ही नहीं होता। फोटोशूट ख़त्म होने के बाद कभी बाइडन साहब चल देंगे, कभी इमानुएल मैक्रोन चल देंगे, तो कभी बोरिस जॉनसन। और जो यूएस इतने पैसे दे रहा है यूक्रेन को, उससे क्या हो जाएगा? बस यूएस से उससे रशिया से दुश्मनी निकाल रहा है ना। और इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में होते ना, तो वो संभाल लेते। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्ट और चैट आदमी है, वो ऐसे स्टेप लेगा जिससे उसके देश को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के फ़ायदे में भी था। और डोनाल्ड ट्रंप वही आदमी है जिसने पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करवाने वाला प्रोग्राम बंद करवाया। और डोनाल्ड ट्रंप आगे की सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि यूएसए का सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है, एंड एशिया में एक ही सबसे बड़ा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है, वो है इंडिया। बाकी और किसी के बस की नहीं है। साउथ एशिया में इकनॉमी नाम की चीज़ ही नहीं है इंडिया को छोड़ के। और जापान, थाईलैंड की साइड पे आर्मी नेवी तो है, पर चाइना के सामने बेबस हो जाएंगे वो भी। और जो यूक्रेन की लीडरशिप है वो भी नहीं चाहती कि वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स है वो अनरियलिस्टिक है। जिसमें यूक्रेन का कहना है रशिया ने अभी तक जितना लैंड कैप्चर किया है वो तो वापस दो, और 2014 में जो क्रीम है कब्जा है वो भी दो। और यह डिमांड देख के कोई भी बोल देगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रशिया ने अपने इतने सोल्जर्स खोए हैं, पैसा लगाया है रशियन इकोनॉमी पे, जो सैंक्शंस लगे हैं। तो ये डिमांडें अनरियलिस्टिक है और ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। और वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें, जब रशिया बहुत ज़्यादा सोल्जर्स लूज़ करने लग जाता है, व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट विरोध हो जाता है रशिया में, जो कि व्लादिमीर पुतिन संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए।
तो रशिया एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का सोचेगा। हालांकि अभी कोई आसार लग नहीं रहे हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना ने डायरेक्टली कह दिया रशिया से कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की सोचे यूक्रेन में, तो हमसे एक्सपेक्ट न्यूट्रल रहने की भी मत करना। तो जो यूक्रेन की लीडरशिप का डिसीजन था कि उन्हें नेटो की मेंबरशिप मिल जाए, मेरे हिसाब से एक फुलिश डिसीजन था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके बॉर्डर पे एनिमी आ जाए, और वो भी एक नहीं 30, जिसमें यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, यूके। तो ऑब्वियसली रशिया को एक थ्रेट फील हुआ होगा, तभी उन्होंने डिसीजन लिया होगा। और 2014 में भी उन्होंने यही किया था, पहले क्रीम में कब्जा लिया, तब भी यूक्रेन ने जिद नहीं छोड़ी। तो आज नहीं तो कल होना ही था ये। खैर, देखते रहिए WNT डिफेंस।